प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। वजीर आजम पाकिस्तान को सस्ता मुल्क डिक्लेयर करने पर अड़ गए। हम प्याज टमाटर बेचकर खुशहाल नहीं हो सकते। तेल की कीमतें दीगर ममालिक की निस्बत कम। हमारी हुकूमत ने कौम को तमाम बुहरानों से बचा लिया। इमरान खान का बड़ा दावा। क्या वजीर आजम ठीक कह रहे हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट तवानाई कमेटी इजलास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अखराजात देखकर चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू चकरा गए। बीओडीज की इजारादारी नहीं चलेगी, वजारत एक्शन ले। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे बाबे ना भर्ती किए जाएं जिन्हें एम्बुलेंस लाया करे, चेयरमैन कमेटी बरहम। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों को ठीक करने की बजाय निजी अस्पतालों को नवाजने का मंसूबा बना लिया। सेहत और तालीम का नारा लगाने वाली पीटीआई हुकूमत का निजी सेक्टर में बनने वाले अस्पतालों को टैक्स मराहत देने का इंकशाफ। काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान अभी भी कह रहे हैं कि जी हमारा मुल्क जो है वो इतना महंगा नहीं है और हमने जिस तरह के हालात में हमें मिला था, जितने कर्जे थे, जितना बुरा हाल था, हमने उन बुहरानों से निकाला है। आप क्या बातें करते हैं रोजाना? सही सवाल पूछा। मैं नहीं करता बिल्कुल भी, मगर वो शुमारियात और स्टेटिस्टिक्स के मतलब बड़े मुहावरे हैं। एक मुहावरा है कि वो जी लाइज, फिर डैम्ड लाइज एंड देन स्टेटिस्टिक्स। एक मुहावरा है कि जी ये फैक्ट्स आर स्टबर्न, जो काय के होते हैं ना वो बड़े सख्त होते हैं, स्टबर्न ज़िद्दी होते हैं, बट स्टेटिस्टिक्स आर प्लाएबल। जो स्टेटिस्टिक्स हैं, शुमारियात हैं, नंबर जो है ना उसको जितना मर्जी बेंड कर लें, जिस तरह अपने फेवर में भी यूज़ कर लें और अपने ख़िलाफ़ भी यूज़ कर लें। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी यही हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो खुद उनके ये अपने फिगर्स हैं, ये जो वो बड़े बड़े उनके इर्द गिर्द टीम कट्टी की हुई है ना, वो सिलेक्टिवली बड़े चूज़ करके इनको फिगर्स दे देते हैं जो कि सिर्फ वो हाफ ट्रूथ भी नहीं, क्वार्टर ट्रूथ होती है, जबकि बड़ी पिक्चर नहीं होती और टोटल झूठ पे मबनी होती हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर को उस पर लगा दिया जाता है। एक दफ़ा किसी ने उसको बता दिया कि जी वही जिस तरह पहले भी उन्होंने कहा था कि हमारा सस्ता तरीन मुल्क है, तो वो फिगर आया था वाकई सस्ता तरीन मुल्क है मगर फॉरनर्स के लिए, क्योंकि हमारी इतनी डिवैल्यूड करेंसी है, दुनिया की सबसे कमज़ोर तरीन करेंसी है हमारी होगी, तो जो डॉलर पाउंड में लेके आएगा हुआ है। दूसरा महंगाई का, ऊपर से इंटरनेशनल के जी कम्युनिटी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो इस वजह हमसाया मुल्कों से कम हैं। ये भी बड़ा रेगुलर उनका आर्गूमेंट है। हम 10 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाई साहब आपके हमसाया मुल्कों में सिर्फ पेट्रोल की कीमत ना देखें, वहाँ महंगाई 2%, 4% बढ़ी है, 4 से लेकर 6% तक है। हमारे यहाँ जो CPI एक इंडेक्स है, एक पैमाना जो है जो सबसे ज़्यादा कोटी है, वो 13.5% पे चला गया, 13% के करीब चला गया। और उसके बाद जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के अंदर होता है कि जो आपकी ख़ास एसेंशियल आइटम्स हैं, खाने पीने की, जो डायरेक्टली इंसान को मुतासर करती हैं, वो 18% से ज़्यादा है। और एक होल सेल होती है वो 26% से ज़्यादा है। तो वो ये उनको इस तरह नहीं प्रेजेंट किया है। उन्होंने कहता है ये देखें ना जी इंडिया के लिए है, ये करके वो इस तरह के उनको फिगर दे देते हैं। 3-4 इस तरह के बड़े मज़ेदार उनके वो हैं। अभी यही वाली आप वाली बात है। फिर उन्होंने कहा कि अपनी एक्सपोर्ट्स के मतलब उनको आज फिगर दिया गया, और ये होता ही है कि छोटा सा एक फिगर आता है, उसके बाद ये सारे लोग शोर मचा देते हैं कि मुल्क के हालात ठीक हो गए हैं। कई दफ़ा इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए, लोगों को हौसला देने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को और ये बैंक्स को, करेंसियों को ज़रूरत होती है कि आप ज़रा मुस्बत बातें भी करें, मगर मुस्बत बातों का थोड़ा सा हक़ाइक़ से ताल्लुक़ होता है कि आपकी इंपोर्ट की तो सुन रहे हैं कि जी अभी जो क्वार्टरली सेमाई की आई है कि 25% एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ी हैं, बड़ी अच्छी खबर है। पर हम इंतज़ार करेंगे पूरे साल का जब देखेंगे कि कितने फ़ीसद है। अभी ये अर्ली है, मगर ये नहीं वो बता रहे कि 65% इम्पोर्ट भी बढ़ गई हैं। तो जब वो पाकिस्तान में जब ये आए थे, ये जो बताते थे कि जी आज भी बता रहे थे करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट, वो सब रिकॉर्ड पाकिस्तान के टूट चुके हैं। इनके 3 सालों में सब टूट चुके हैं। वो फिगर्स ना उनको बताते हैं या उनको बताते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब चुप कर जाते हैं। तो ये एक झूठ का परंदा ये कह देना कि लोग महंगाई से पीछे जा रहे हैं, लोगों के पास गैस नहीं है, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, उस पर जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जी महंगाई नहीं है, तो ये लोगों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छेड़ने वाली बात है। कम से कम प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि बहुत महंगाई है और मैं ये आपका दर्द मैं जानता हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करें
और नज़र भी आए ठीक करते हुए। पता चल रहा है कि जनाब ये जो गैस महंगी है कि $4 की नहीं ली तो अब LNG $30 की खरीद रहे हैं, उन 2-4 की छुट्टी हो जाए। पता चला है बिजली जिसकी वजह से ख़राब हो रही है, महंगी हो रही है, उसको 2-4 को निकालें, तो हमें लगे कि ये ना सिर्फ दर्द Corrective महसूस measures कर ले रहे रहे हैं, हैं। करेक्टिव मेजर्स भी कर रहे हैं। बाकी जो है मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होने भी जा रहा है, क्योंकि जो फिगर्स बताए जा रहे हैं कि इनको इस साल $26 बिलियन फॉरेन अदायगियों के देने हैं। $26 बिलियन, ये हफीज़ पाशा साहब का फिगर है कि $26 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। हमारे टोटल रिजर्व 18 बिलियन के रह गए हुए हैं, तो ये क्राइसिस एट हैंड है। दूसरा, ये क्लास साहब ने आज ट्वीट भी की हुई थी बल्कि कि ये एकदम से ना हर दूसरे चौथे महीने ये बयान दे देते हैं कि बम्पर क्रॉप है, बम्पर क्रॉप है। और हाल ये है कि जब ये आए थे तो इनको 11 मिलियन की ना कपास की बंडल मिले थे, बेल्स जिसे कहा जाता है। और जहांगीर तरीन साहब ने एक जंग का अपना जो है ना दोस्त वजीर बनाया और उनको बड़ा थे जी अब हम 15 मिलियन कहेंगे। हमने कहा यार 11 ही कर लो तो बड़ी बात है। और नहीं जी अब 11 से 15 करेंगे। नतीजा ये हुआ कि 11 मिलियन मिली इनको 2018 में, ये पिछले साल 5.5 मिलियन पे ले गए। अब जो बम्पर क्रॉप कह रहे हैं ना, तो ये 7.5 पे वापस ले आए हैं। अभी भी 3-4 मिलियन जो इनको मिली थी उससे कम है, और अभी भी 7.5 मिलियन मंगवानी है। हमारी 15 मिलियन की बेल है। ये तो है कपास की कहानी। गंदम की कहानी, चीनी की कहानी क्लास साहब 50 दफ़ा बता चुके हैं कि 48 रुपए की चीनी एक्सपोर्ट कर दी, डबल कीमत पे मंगवाई। गंदम का भी जो है, अब जब यूरिया आपका पिछले साल भी हमने बाहर से गंदम मंगवाई है, इस साल ये अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए आ रहा है कि अच्छी खबर नहीं आ रही ना, अच्छी खबर चाहिए होती है। खबर अब ये आ रही है कि जनाब 25 से 30% जब यूरिया महंगा होगा, लाइनों में लग के लोग लेंगे, तो यूरिया एक बुनियादी चीज़ है जिससे कि लोग कम गंदम भी उगाएंगे, और जो उगाएंगे पर एकड़ यील्ड जो इसकी यील्ड आनी चाहिए वो पैदावार कम होगी। पर एकड़ कम होने से फिर ये बम्पर क्रॉप पता नहीं इनको किन्होंने समझा दिया है। मुझे नहीं नज़र आता कि कोई इनके जो किसान लॉबीज़ हैं या जो इस तरह को देख रहे हैं कि कोई बम्पर क्रॉप, और बम्पर क्रॉप भी ये ज़्यादा करते हैं। पहले जिस तरह के पास 5.5 बिलियन पे ले गए, थोड़ी सी उससे ठीक होती है तो कहते हैं जी पिछले साल के मुकाबले में देखे 2 मिलियन कर ली। ओ भाई आपको मिली 11.5 के ऊपर थी, आपने ये क्या कमाल कर दिया। सो मुझे नज़र कोई ना उसका अदराक है, ना मानने के लिए तैयार हैं, डिनाइल में है और झूठ बोल रहे हैं। लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टेटिस्टिक्स जो है ना वो बस उस राह पे चले हुए हैं। अच्छा क्लास साहब, ये भी है और मिनी बजट भी आ रहा है, उसके ऊपर भी बहस हुई कौमी असम्बली में। तो ये जिस तरह के, और असद उमर साहब ने भी बहुत कुछ कहा, शहबाज शरीफ ने बहुत कुछ कहा। अब बात ये है कि अवाम को ये जानना है कि महंगाई है कि नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये है कि हर चीज़ के रेट्स बढ़ रहे हैं और उस हिसाब से वेजेस नहीं, उस हिसाब से तनख्वाहें नहीं है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ये भी नहीं कोई तसल्ली दिला रहे, आसरा दिला रहे कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे, बल्कि हर कुछ दिनों बाद सुनते हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली के रेट्स रिवाइज हो रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा? ये तो डिनाइल स्टेट है, स्टेट की तरफ से, हेड ऑफ द स्टेट की तरफ। आज वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की है मैंने भी सुनी, बड़े दिनों बाद सुनी मैंने वैसे, तो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम थी। आपके बगल में 2 दिन पहले 22 लोगों की इंतहाई अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है। कोई साइन ऑफ रिमोर्स, कोई साइन ऑफ सैडनेस, थोड़ा सा कोई दुख, एक्टिंग, कंपैशन, कोई कंपैशन जिसकी दिन रात हमें डोजे लगाते रहते हैं रोजदार। कोई आपको नजर आया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बगल में यहाँ से 30 मिनट की ड्राइव पे आपके वहाँ 22 लोग जो है ना, इतने मतलब ये ना पेनफुल तरीके से डेथ हुई है। नहीं, उन्होंने कहा कि आप टूरिज्म से रेवेन्यू कमाएंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैंने ये देखने की कोशिश की कि शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दुखी होंगे, कुछ एडमिशन करेंगे, कौम से माफ़ी मांग लेंगे, सॉरी कर लेंगे कि वी आर सॉरी कि आप लोगों को लॉसेज हुए। मतलब बच्चे जो हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, बाकियों के बच्चे इसी तरीके से मतलब मरने मराने के लिए पैदा हुए, जिस तरह की उन बेचारों फैमिली के साथ हुआ, जो तलागंग की ASC फैमिली के साथ। हम भी हो जाते, सख्त दिल के हो जाते हैं, स्टोरीज़ कर के, बैलेंस देख के, बम ब्लास ब्ला ब्ला, लेकिन हमें भी 2-3 दिन तक हमें भी नींद नहीं है कि अपने बच्चे आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। ये वो वज़ीर आज़म थे जो रियासत मदीना बनाने आते, दिन रात डोजेस दे रहे हैं हमें, इस कंपैशन की, तो हमदर्दी की, तो फलां की। एक लफ्ज़ अगर मैं प्लीज़ करेक्ट में अगर मैं गलत कह रहा हूँ, पहली दफ़ा सामने मरी ट्रेजिडी के बाद एक लफ्ज़ नहीं आया सर उनके इससे निकला हो, और ये कौम को फील हुआ कि यार एक वज़ीर आज़म साहब जो है दिन रात जो है बैठ के भाषण देते हैं सारे के सारे, उनकी कोई दुख,
कोई आवाज़ में लड़खड़ाहट है, थोड़ा सा कोई चोकिंग हो गई है उसका ट्रेजेडी का जिक्र करते हुए, या थोड़ा सा आंखों में, बात बड़े एक्टर भी होते हैं सियासतदान, वो 2-4 कोई इस तरह ग्लाइसरीन लगा के भी आ जाते हैं कि चलें थोड़ी सी आंखें शांखें शिवाज श्री बेहतर एक्टिंग कर लेते एक्टिंग कर लेते। चलो वो लोगों को तो नहीं फील होता ना कि एक्टिंग हो रही है, तो मतलब हम इनको देख देख के आदी हो गए ना कि अब एक्टिंग हो रही है। ये इतने बेरहम लोग हैं, हमारे सियासतदान होते हैं। यहाँ पे 140 बच्चे, आपको याद होगा, मैं भी क्या 22 लोगों की कहानी लेकर बैठ गया। 140 यहाँ पे बच्चों के असैसिनेशन की गई थी इधर जी APS में। अगले दिन वहाँ पे नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और इमरान खान साहब की वहाँ हुकूमत थी। मेरा ख्याल राना साहब से अभी कहते हैं क्लिप दोबारा निकालें, इस कौम को दिखाना चाहिए कि कितने कितने बेहिस लोग और यहाँ स्टोन हार्टेड लोग आपको रूल करने आते हैं। जुगतें हो रही थी अभी बच्चों की वो जो बॉडीज़ हैं, उन बेचारे माँ बाप ने हॉस्पिटल में जाके उनको शनाख्त पूरा नहीं किया था, वहां पे जुगतें हो रही हैं, कह के लग रहे हैं वेरी नेक्स्ट डे। सो आई एम सॉरी कि मैं 22 क्रिकेट मैच देख रहे थे और सारे जो इकट्ठे आधी कैबिनेट वहां बैठे, वो और चीज थी सर। वो अच्छा। तो वो आप उसकी तुर्की की बात कर रहे हैं, एनिवर्सरी की बात मैं उसकी नहीं कर रहा। जब ये वाकया हुआ था 2014 में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें हुआ था, ये 16 दिसंबर को हुआ था। मियां नवाज शरीफ साहब गए थे वहां पे, ये पेशावर गए थे, वजीर आजम थे, इमरान खान साहब पहले से मौजूद थे। वो इमरान खान साहब ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे की थी, उस पे जुगतें लगाई थी एक दूसरे को ओवर द डेड बॉडीज ऑफ 140 चिल्ड्रन। पूरा मुल्क क्या पूरी दुनिया सबसे ज्यादा सदमे थी उसमें थी। अगर उन लोगों को वहां पे रहम नहीं आता, कि वालदैन पे नहीं आता, बच्चों पे नहीं आया, तो मुझे वैसे इशू उठाना नहीं चाहिए था कि 22 लोगों के उस पे मतलब मैं तो ये कहूँगा कत्ल हुआ है ये सारा, रियासत की नलायकी और नाकामी से हुआ है ना। तो आपके फिर आवाज़ में कोई थोड़ा सा कोई मतलब वही कहो ड्रामा, कोई एक्टिंग ही कर लेते। राणा साहब जरा वो ढूंढे जरा क्लिप, कौम को दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि इन लोगों में क्या है। कौमी असम्बली में देख लें, आज एक दूसरे को ताने क्या दिए गए हैं। उन्होंने कहा ना, फवाद चौधरी साहब जो है ना, इन्होंने कहा था कि 1 लाख गाड़ियाँ जा रही हैं तो 22 लोग वहाँ मारे गए हैं, तो कोई आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने पता क्या उनको ताना बैक किया, वहाँ के चले 22 लोग उधर मारे गए थे ना वहाँ पे मरी में, तो 14 आपने तो मॉडल टाउन में मार दिए थे। जरा देखें, भेड़ बकरियों की बात हो रही है, ये भेड़ बकरियों की बात हो रही है, ये इंसानों की बात नहीं हो रही। कि अगर हमारे दौर में मारे गए हैं तो आपके दौर में भी मारे गए, तो ताना क्यों दे रहे हैं। अपना जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज बात की है, इमरान खान साहब को टांट किया उन्होंने, जिस पे कोई क्लैरिफिकेशन इनकी नहीं है। उन्होंने कहा आपके खानदान का एक आध फर्द चित्राल में फंस गया तो उनको तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था। ये आज कहा है उन्होंने, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। सो मुझे समझ नहीं आती कि हम किस बंदे पे भरोसा करें, किस बंदे पे बंदा एतबार करे कि शहबाज शरीफ कल्चर खत्म करने आए थे, स्टेटस को चैलेंज करते हैं हर बात पे। ये आए थे कि जो आमिर साहब बात कहते होते हैं जो इनको समझ में नहीं आती। यार आपके दौर में भी तो हुआ भाई, उनके दौर में हुआ जो ये बात कहते हो, हार गए ना इलेक्शन अपनी इन्हीं करतूतों की वजह से। अगर वो अच्छे होते, नेक ईमानदार, 5 वक्त के नमाजी होते, तहज्जुदगार होते और बड़ा सर्व करते, तो इमरान खान को किसने वज़ीर आज़म बनाना था। वो भी नलायक निकम्मे थे, तो आपकी जगह बन गई है ना। आप हर बात पे कहते हैं जो उनका कसूर था, आपने 14 मार दिए, हमारे 22 मार गए। इधर नंबरिंग देखें जरा किस तरह के एक दूसरे को टांट्स किए जा रहे हैं कौमी असम्बली में। और सुने, ये तो उस पर हो गया, इसलिए हम लोग इस पर बैठे हुए थे कि शायद कोई वज़ीर आज़म को कंपैशन। वही है ना, एक जो पंजाबी की वो बड़ी खूबसूरत एक वो है, एक उसकी ज़रब मिसल है ना, जो आके कह जो तन लागे हुए वो तन जाने, कि जिसके घर में लाश गई है, जिसका बच्चा वहाँ पे बेचारे इसमें हो, उसी को पता होगा। जिनके बच्चों को कोई ये मसले ही नहीं है, मसाइल ही नहीं है, तो वाई शुड दे बॉदर। जख्म तो उसको लगता है ना जिसको अगेन वो एक उसको जिसकी बॉडी में जख्म लगे, जिनकी सोल पे जख्म लगे हैं, आपको परवाह ही नहीं है। और मैं चीफ सेक्रेटरी की कल भी हमने बात किया, फिर वो ट्वीट पे लगे हुए थे कि हमने यूं कर दिया तो हमने वो। अब तक तो चीफ सेक्रेटरी को उड़ना चाहिए था, आपको डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को उड़ना चाहिए था, AC आपका पिंडी वो जो है मर्री है उसको होना चाहिए था। इन पर तो गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी लोगों की, कि आप लोगों के होते हुए आपको इतना पता भी नहीं है कि जनाब इतना बड़ा तूफान आ रहा है। महकमा मौसमियात ने कह दिया है, आपने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की, किसी को समझाने की कोशिश नहीं की, किसी का रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की। हमने रेस्क्यू कर लिया जनाब, अगले दिन वो वीडियो ना डालते अगर, तो ये रेस्क्यू आपका ये अगले 48 घंटे भी नहीं होना था। हमने रेस्क्यू, किसको रेस्क्यू किया आपने? रेस्क्यू होता तो ये आपकी हालत होती। आज तकरीर में सुन लें सर जो इन्होंने बात की, मजे की बात। इमरान खान साहब ने जिंदगी में उन्होंने 1 रुपए की अपनी जेब से उन्होंने कोई शॉपिंग नहीं की। ये मैं नहीं कह रहा, नदीम मलिक साहब के शो में उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा ने खुद फरमाया था कि इमरान खान साहब को सारी चीजें जो हैं गिफ्ट में मिलती होंगी। जब जो बंदा उस कभी ज़िंदगी में कभी जाकर मार्केट में उसने कोई ग्रासरी नहीं की, उसने कोई शॉपिंग नहीं की, उसने कोई चीज़ें नहीं खरीदी, जो आप बता रही थी इतनी महंगाई होगी, उनका महंगाई से क्या ताल्लुक है। मुझे 2 वाक़े याद आ गए। एक मुजाहिद बरेलवी साहब ने किताब लिखी है अपनी, हमारे बड़े दोस्त हैं, कुलीग है, GTV के बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं, बड़े अच्छे लिखारी भी हैं। उन्होंने लिखा कि एक दफ़ा हम 70 क्लिफ्टन में बैठे हुए थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब से मिलने गए हुए थे, तो उनका मुलाजिम जो था उसी वक्त बाहर से कुछ चीज़ें लेके आया।
उन्होंने लिस्ट दी, उन्होंने बीबी साहब ने लिस्ट मांगी भाई क्या क्या चीज़ें, खवातीन जो भी वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली तो देखना होती है। करती थी ये सारी खवातीन करती हैं, बीबी करती थी। उन्होंने कहा मुलाजिम ने हो सकता है कोई डंडी मारी हो, ये तो हर खवातीन को लगता है कि मुलाजिम ने डंडी मारी होगी। वो आए तो बीबी पाठी थी। ये मुजाहिद बरेली साहब को मैं कोट करूँ, उनकी किताब में वाक़या लिखा हुआ है, उसमें कहते हैं एक उसमें माचिस पे रुक गई भाई ये बीबी जो है। अब माचिस देखो उस दौर में कितने की होगी, 2 आने की होगी, 5 आने, या मुझे याद पड़ता है 8 आने की तो मैंने ली। अब अगर ज़्यादा होगी 7 रुपए की सुने होगी है, क्योंकि मेरी मैसेज जाकर खरीदारी करते, मुझे तो इन चीज़ों का उस तरह नहीं होता। उन्होंने कहा, बीबी ने उनसे पूछा कि ये माचिस जो आप लाए हैं, ये कल भी तो माचिस आई थी घर के सौदों में, दूसरी आज दूसरी दफ़ा माचिस कैसे आ गई? अंदाज़ा करें 8 आने 4 आने की मिलती थी उस वक्त। तो उसने जवाब दिया मुलाजिम ने, उन्होंने कहा जनाब वो असल में दरअसल जो कल जो मेहमान आए हुए थे, ठहरे हुए, तो जाते हुए वो शायद सिगरेट पीते तो माचिस साथ ले गए, तो लिहाजा मैं आज माचिस मैंने यहाँ पे नहीं लाया हूँ। बीबी ने माचिस पे रोक लिया। एक और वाक़या सुने, क्योंकि उन्हें पता था ना कि महंगाई कैसे होती है, अफेक्ट करती है लोगों को। मुझे डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब सुनाते थे, फेडरल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। वो कहते पहला एजेंडा क्या होता था कैबिनेट में, सबसे ज्यादा कहते नवाब यूसुफ तालपुर और मेरी शामत आती थी, ये एग्रीकल्चर को रन करते थे, कि बीबी इतनी सारी खबरों का पलंदा लेके आती थी, और पहली उसकी ये होती मिर्चों की कीमत क्या है, प्याज की कीमत क्या है, आटा दाल घी। कहते हैं तो मेरा किसान है, लेबर है, जो मेरा वोट बैंक है, मुझे पता होना चाहिए कि इनकी महंगाई और चीज़ें जो हैं ये कितने कितने की आ रहे। सबसे ज़्यादा क्लास हमारी, वो कहते हैं, इन चीज़ों पे होती थी कि महंगाई कैसे हो रही है, कि उस पर बेनजीर भुट्टो के रगड़ के रख देती थी ब्यूरोक्रेसी को, कि आप लोगों के होते 2 आने 4 आने क्यों बढ़े। एक वाक्य मैं भी सुनाना चाहता हूँ बीबी का, कि बीबी का इंटोरा जा रहा था एकदम, तो बीबी का छल्ली खाने को दिल किया, एकदम सड़क के किनारे कोई बेच रहा था, इंटोरा रुक गया, छल्ली के लिए, तो बीबी ने कहा पैसे, उसने कहा जी इतने बड़े लोग हैं, आपसे क्या पैसे ले रहे हैं? मैंने कहा नहीं पैसे जरूर देने हैं इसके। पैसे दिए उन्होंने, कितने पैसे दिए? उन्होंने कहा जी 10 रुपये। बीबी ने बड़ा डाल लिया, ये 10 रुपये की छल्ली कैसे हो सकती है? लो जी आधा घंटा में 10 मिनट इसी पे बहस उतरी कि इसने छल्ली जो है ज्यादा पैसे लिए हैं, बाजार में कितने की, इतना किया। तो बीबी इस तरह की। अच्छा, आज फरमा रहे थे कि बम्पर क्रॉप्स हुई है, जिसमें मैं मतलब आई वाज अबाउट टू, वो क्या कहते सर दीवार में मारे, बंदा क्या करे। इनको यकीन दिला दिया गया है कि आपके दौर में बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं। मतलब या तो खान साहब किसी उसमें कोई एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, जो अपनी उनकी दुनिया है उसी के मुताबिक सोचते हैं, उसी में जिंदा रहते हैं, उसी के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। अच्छे थे या बुरे थे, हमसे ज़्यादा किसी ने रिपोर्ट नहीं किया शरीफ फैमिली पे, उनको करप्शन चीज़ों पे, वट जो भी था। इनको 3-4 चीज़ें वो सरप्लस में दे के गए थे। इनको गंदम सरप्लस में मिली थी 2018 में, इनको चीनी सरप्लस में मिली थी 2018 में। कॉटन की जैसे बात कर रहे थे, 11 मिलियन बेल से ज्यादा आपको देकर गए थे, जो आप उसको आके 6.5 या 7 तक लेकर आए। कंज्यूमर प्राइसेस नहीं बढ़ने दी थी उन्होंने, मुझे समझाएं, सब्सिडी दे के रखी। मुझे समझाएं, एक बात समझाएं आप, अगर ये चीजें आपकी बम्पर क्रॉप हुई है, मतलब अगेन उनको लगता है हम घास खाते हैं, पूरा पाकिस्तान घास खाते हैं, इमरान खान साहब वह जो है ना वो अनाज खाते हैं, बाकी घास खाते हैं, तो फिर 10 अरब डॉलर की ये फिगर पेश हुआ है। 10 अरब डॉलर की आपने गंदम, आपने चीनी, आपने कॉटन, आपने दालें मंगवाई। आपका ये पिछले हफ्ते सर, पिछले हफ्ते का कौमी असम्बली में इमरान मगराना साहब ने भी मुझे रिपोर्ट निकाल के दी है कि ये शौकत तरीन साहब ने खुद बताया है कि जो हमने इंपोर्ट की हैं, सबसे ज्यादा जो बिल हमारा बढ़ा है वो चीनी और आपकी इसकी गंदम की वजह से बढ़ा है। आपने 40 लाख टन आपने रूस के किसानों से गंदम मंगवाई, और कौम को बता रहे हमारी सरप्लस हुई है। भाई अगर बम्पर क्रॉप्स हुई हैं तो ये फिर किस नहीं, तो ये फिर कौन मंगवा रहा है, कौन खा रहा है? ये फिर ये कहां से गंदम आ रही? कोई यहाँ पे जिन रहते हैं इस मुल्क में कि जो दिन रात वो गंदम और चीनी खा रहे हैं और आप मंगवाई जा रहे हैं, बम्पर क्रॉप्स भी हो रही है। सो इमरान खान साहब को ये दाद दें, हाँ। वो हर चीज को सेल भी कर सकते हैं, वो हर चीज का लोगों को बता भी सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं ब्रांड हूँ। सर बात बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद सेनेट तवानाई कमेटी का इजलास है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब हमारे पास टॉपिक्स आज ज़्यादा है और टाइम कम है, तो हम कोशिश करेंगे हाँ जी तो ला रहे आज सेनेट की तवानाई कमेटी इजलास के हवाले से बात करनी है। कैबिनेट की हमारी जो एक्सक्लूसिव स्टोरी पिछले इजलास की रहेगी थी, उसके ऊपर भी बात होनी है। क्या करें, खबरें बहुत सारी होती हैं, एक्सक्लूसिव भी होती हैं, रह जाती हैं, प्रोड्यूसर हमारे लाड़े होते हैं हमसे। 3-4 चीज़ें इकट्ठे हो रही हैं। मैं ज़रा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से शुरू करते हैं, फिर बाद में आते हैं उस पर। हमारे इमरान मगराना जैसे मैंने कहा बड़ी मेहनत कराते हैं इस पर।
फिर बाद में कैबिनेट की स्टोरेज भी करता हूँ। इमरान खान साहब की आज की तकरीर का भी एक बड़ी मज़े की चीज़ थी, वो रहेगी, तो इन्हीं के साथ मैं उसको अटैच करता हूँ। मैं आज सेनेट की कमेटी में आमिर साहब बड़ा वह इंटरेस्टिंग काम हुआ है, जो पावर कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आपने भी कई दफ़ा सवाल उठाए, हम मेम्बरान MNAs भी लड़ते रहते हैं, अपने अपने बंदे लगवाने होते हैं। इन्होंने वहाँ पे उस कैबिनेट के इजलास में हम कई दफ़ा ये रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि इन्होंने अपने ही बंदे अंदर बिठाने होते हैं बड़े बड़े पावर कंपनीज के। पता ये चला आमिर साहब के जो उसमें आई होप कि आई एम रीडिंग द राइट फिगर कि 300 मिलियन रुपीस के सर वो ले चुके हैं। ये आपके बोर्ड ऑफ ये डायरेक्टर्स जो हैं, जो बिजली के रोज़ आपके बिल बढ़ रहे हैं ना, ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जो खर्चे बढ़ रहे हैं ना सारे के सारे 30 करोड़ रुपए के करीब सर वो आते हैं मीटिंग में, वो शेयर आके शिरकत करने के लिए। पहले वो कहते हैं जनाब आपकी जो फीस थी मीटिंग की, बोर्ड की तवानाई कंपनीज के बोर्ड की मेम्बरान जो हैं, एक मीटिंग की जो फीस थी वो 35,000 रुपये लेते, अलाउंस कह लें, उसको 35,000 को बढ़ाकर उन्होंने 60,000 कर दिया सर। उन्होंने 35,000 थोड़े बिजली के बिल और बढ़ाएं लोगों पर, जो 30-32 रुपये यूनिट हो गया है। अब आपको पता हो जाएगा कि पाकिस्तान की हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है या प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, एक मीटिंग के आने के लिए 60-60 हज़ार रुपया वो इस पर अलग आके लेते हैं, अलग उसके बेनिफिट्स एंड पार्क्स वगैरह वो अलहदा हैं। और मोस्टली इनके अपने ही ये लोग होते हैं। आपको याद होगा आजाद सादिक साहब ने अपने बेटे को 4 उन्होंने पावर कंपनीज का मेंबर बनवाया था, रहते दुबई में थे। अब आपको समझ आ रही हो कि क्या क्या इसके पीछे पावर क्लाउड अपनी जगह पे, पैसा कितनी बड़ी उस तादाद में इन्वॉल्व होता है। तो अच्छा पता सर, आप सॉर्ट का जिक्र कर रहे थे, वो हमारे पास रेडी है। जरा मेरा ख्याल है कौम को पहले वो 60 सुना दें कि जब एटीएस का वाकया हुआ उसके फौरन बाद Next ये day। दोनों प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नवाज शरीफ और इमरान खान किस तरह अटकेलियां कर रहे थे। और हम 22 लोगों को रो रहे हैं कि आज इमरान खान साहब ने उदासी का इजहार क्यों नहीं किया। जरा सुने कौम कि 140 बच्चों की लाशों पर बैठ के उस वक्त के सिटिंग वजीर आजम और फ्यूचर वजीर आजम, जरा उनकी सीरियसनेस देखें जरा। बैठ जाती है, वो अपनी फाइंडिंग्स देती है टाइम लिमिट के अंदर, ताकि हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे बढ़े। मेरी जाती तो लड़ाई नहीं है, तो सारे पाकिस्तान की जितनी पार्टीज है वही बात कह रही है जो मैंने अस्पताल में जाके उन बच्चों की भी इयादत करनी है जो यहाँ पे दाखिल हैं। अगर मैंने वहाँ ना जाना तो मैं भी इनके साथ कंटेनर पे चलता जी। आमिर साहब आई एम सॉरी, मैं जी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। मैं 22 लोगों पे मरने पे ज़रा वो जज्बाती हो ओवर गया एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि सर, वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको ज़रा expectation थोड़ा सा आज एक्टिंग कोई थोड़ी सी कर लेनी चाहिए थी कौम के दुख में। जी 22 लोग बच्चे मारे गए हैं, ये तो 140-46 लोगों के बच्चों की ये लाशों पे जुगते मार रहे हैं और बैठ के कह के लाग रहे हैं, हंस रहे हैं। तो आई एम सॉरी भाई, मैंने वो 22 लोगों वाली बात गलत कर दी। आगे चलते हैं, कौम जाने और वो कहते किसान जाने और फिर बिज्जू जाने वाला हिसाब है। अब जनाब वो ये वहाँ पता चला है कि एक वजारत के खर्चे जो हैं बोर्ड के, वो 30 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ आपके उसमें ले लिया। आमिर साहब ये अलाउंस लिया गया है कि हमने मीटिंग में शिरकत की है। ये बिजली के बिल जो आपको बढ़ रहे हैं ना, अब आपको समझ आनी चाहिए कैसे हो रहे हैं। अब मैं आपको 30 करोड़ रुपया ये जो मीटिंग खेलते हैं, मीटिंग उसके ये वजारत तवानाई की बात हो रही है, सिर्फ एक एक वजारत वजारत की, लीव अलोन द रेस्ट। ये सिर्फ हम एनर्जी मिनिस्ट्री की बात कर रहे फिर हैं। कहते हैं बिजली के बिल ज्यादा ऐसे ये हर हफ्ते क्यों बिल बढ़ा रहे हैं? IMF को इन खर्चों पे कोई मसला नहीं है, अगर सब्सिडी आवाम को देनी पड़ जाए तो गर्दन वो काटने पे आ इसीलिए जाते हैं। सही अपना काम नहीं कर रहे इसके बाद के वो इसीलिए ये गन पड़ा हुआ है वहाँ पे। जनाब अब आते हैं एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ। वो सर आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इससे मुंह से एक बात मेरे ख्याल स्लिप हुई है, जो मेरा ख्याल किसी ने नोट नहीं की, वेरी अलार्मिंग। उन्होंने कहा कि जनाब कि हमने हेल्थ कार्ड जो लॉन्च किया है 10-10 लाख रुपया लोगों को दिया जा रहा है। तो बेसिकली इसका ये मैं आपको अभी से बता दूं, इसके बेनिफिशियरी जो है ना, ये प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े बिग हॉस्पिटल्स हैं। ये जहन में रखना चाहिए आपको। आज उन्होंने फरमाया कि अब जो आम आदमी अगर उसका सरकारी हॉस्पिटल में अगर सही इलाज नहीं हुआ तो ही कैन गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। ज़रा समझें ज़रा, मुल्क का वज़ीर आज़म ये कह रहा है आपको कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज होता है, सरकारी हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज नहीं होता, सो यू कैन ऑप्ट। अब ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस काम के लिए आए थे कि आपने सरकारी हॉस्पिटल्स को, सरकारी स्कूलों को एट पार लाना था, आपने इनके ठीक करना था प्राइवेट के, कि लोग प्राइवेट छोड़ के आपके यहाँ जाना शुरू कर दें। आपकी ये बात कह रहे हैं, आज तकरीर में कहा इन्होंने, अपने वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जनाब कि हम ये काम कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को उठा दिया है, जो यहाँ पे लाखों के बिल बनाते हैं एक एक चीज़ का,
3 दिन वहां पे आप दाखिल हो जाएं, वो 5-6 लाख रुपए से कम बिल नहीं बनता किसी बंदे का। मतलब ये कि उधर जाए बिजनेस अब आपने हॉस्पिटल्स को देना है प्राइवेट को, लेकिन अपने सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास, जो आप ठीक करने आते। अब इसको लिंक करते हैं किसी और चीज की तरफ, कैबिनेट स्टोरी पे आते हैं आमिर साहब। लास्ट वीक कैबिनेट का इजलास हो रहा था, तो उसमें यही चीजें आ गई, क्योंकि फैसल सुल्तान साहब है ना, उनका नाम फैसल सुल्तान है सर, वो खुद क्योंकि प्राइवेट वो हॉस्पिटल चलाते हैं, तो उनकी जो फोकस है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिजनेस पे है। बायस है। उन्होंने वहाँ पे ब्रीफिंग दी और यही बताने लगे कि जनाब कि ये जो अभी ये बिल आया है, इसका आपका मिनी बिल आ रहा है, तो इसमें जो हॉस्पिटल्स की ये प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह मंगवाएंगे, इस पे ड्यूटी और ये नहीं होने चाहिए, इनको एग्जाम्प्ट किया जाए। वो भी उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसको एग्जाम्प्ट होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर जो है ना, इनको ड्यूटीज हॉस्पिटल्स के लिए नहीं लें, आप इनसे लेनी चाहिए। एक तो ये जहन में रखें कि हॉस्पिटल ये प्राइवेट बिजनेस करते हैं, ये कोई आपके सरकारी आपके हॉस्पिटल्स के लिए ड्यूटीज वगैरह माफ होनी चाहिए। ये तो चम उतार लेते हैं किसी की, वहाँ पे उसकी खाल उतार लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, तो वो मशीनरी मंगवा रहे हैं अगर, तो उस पर क्यों ड्यूटीज आप उनको फ्री करके दे रहे हैं? आप सरकारी उसके लिए करें ना, उनके लिए करवाएं। बाकी बिजनेसेस भी तो आपको ड्यूटीज देते हैं। खैर वो वहाँ पे उन्होंने फैसल सुल्तान साहब ने जो भी था कैबिनेट में करा दिया। इमरान खान साहब ने उसमें वहाँ पे ये बात की, जिस पे किसी ने पॉइंट आउट किया कि खान साहब आपने शायद ये कहा है कि ये बेसिक हेल्थ ये यूनिट है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह, इनको बंद कर दिया जाए। ये बात आ चुकी है पहले, इस पे कैबिनेट में बात हुई। तो इमरान खान साहब ने कहा जी मेरे वो जो बयान था उसको जरा गलत तरीके से उसको समझा गया है, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब क्या था, वो उससे भी ज्यादा स्कैंडलस है जो उन्होंने मतलब फिर उसकी उन्होंने एक्सप्लेनेशन की। वो जो कहते हैं कि मैं ये कि उसमें कह रहे थे कि ये जो आपके फार फ्लंग एरियाज जो हैं वहां पे उनका वो किया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। जरा जहन में रखें कि जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, दूर दराज के एरियाज हैं, देहातों में जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, उनको बंद कर दिया जाए। वजह ये बताइए क्योंकि डॉक्टर वहां जाना नहीं चाह रहे। वो भाई मेरे दुनिया का कोई डॉक्टर गांव में नहीं जाना चाहता अनलेस आप उनको इंसेंटिव देते हैं। परवेज इलाही साहब के दौर में हुआ, शहबाज शरीफ के दौर में हुआ, इन्होंने आके एक बल्कि वजीर ने वहाँ पे कहा कैबिनेट में कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत, जैसे आपने स्कूल दिए हुए हैं यहाँ पे प्राइवेट से लोगों को इन्वॉल्व करके तनख्वाहें सैलरीज आप उनको देते हैं, वो स्कूल आगे प्राइवेट चलाते हैं, तो उन्होंने कहा ना हॉस्पिटल के साथ कोई इस तरह का सिस्टम कर लिया जाए। तो खान साहब ये फरमा रहे कैबिनेट में, आई होप कि मैंने ठीक चीज़ें पढ़ी है, वो ये कहते हैं कि बेसिक वो जो नॉन फंक्शनल हैं और डॉक्टर नहीं जाना चाहते उनको बंद कर दें। ये तो उनको बंद कर दो, कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर टूटी फूटी सड़कों से वो पहुंचा ही ना पाए, और जो आधे ज्यादा लोग हैं वो वहाँ पे काम चले, वहाँ पे मजीद कर पड़ जाए। ये वज़ीर आज़म का विजन है जनाब। ब्रेक का वक्त हो रहा है। हाँ जी, मुझे आमिर साहब का भी इस पे कमेंट लेना है, और इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुख्तसर तहरीरी फैसला मुनाल और नेवी गोल्फ कोर्स क्लब के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, क्लास साहब जो बात कर रहे थे, उस पर कुछ कमेंट करना चाहे? इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आइंदा फैसला, आने वाले दिनों की यही सबसे बड़ी स्टोरी है। ये जो हेल्थ कार्ड पंजाब के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, इसको हम फॉलो अप करते रहेंगे। मुख्तसर उसमें सिर्फ मैं ये कह दूं कि बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। गरीब आदमी को हेल्थ की ये फैसिलिटी सब्सिडी गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर देना, हेल्थ कार्ड देना, मगर जिन मुल्कों में, हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ रेगुलेशन नहीं होती है, नज़र नहीं उनके ऊपर रखी जाती, तो ये ज़रिया बन जाते हैं करप्शन का, और ये सबसे बड़ा स्कैम बन जाते हैं। और दूसरा ये है कि ये इन एडिशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ होना चाहिए, जो गवर्नमेंट के हैं वो भी हों, उनको बेहतर करें, उसके आगे साथ में इनको ऐड करें। ये उसकी जगह पे जो लाएंगे यहाँ गंद पड़ जाएगा। हम इसको फॉलो अप कर देंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। मगर मैं आज जो मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह से। हमेशा उन्होंने पहले भी बड़े बड़े दलेर फैसले किए हैं, मगर अभी जो वो दलेर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में पहले इस तरह हौसला नहीं अदालतें कर पाती थी, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है कि ये पहली दफ़ा अदालतें ये कह रही हैं। तरमिनुल्लाह साहब ने ये अपने फैसलों में 3 फैसले बड़े आए हैं। बुनियादी बात उसके अंदर ये है कि नोबडी इज़ अबव द लॉ। यहाँ जो कल्चर बन गया है हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का ख़ास तौर पे, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, कि वो समझते हैं कि उनके पास उनके लिए कानून है ही नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी जहाँ करे। और ऐसा ही पिछले 20-30 साल से हो गया है, जिसके ऊपर अदारों की भी शान में कमी आती है, लोग उन पर तनकीद करते हैं, आम आदमी में उनकी वो वाली मकबूलियत नहीं रहती है। तो ये बातें करते हुए उन्होंने किए फैसले बड़े 3 क्या हैं।
एक तो उन्होंने पहले ये हो गया था, उसकी इम्प्लीमेंट कर दिया है कि जो रावल डैम के ऊपर जो नेवल वालों ने वो बनाया था, उसमें सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको गिरा दिया जाए, उन्होंने कहा कि वो जो एक्स नेवी चीफ थे उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए, क्रिमिनल उनके प्रोसीडिंग की जाए कि ये सरकार का पैसा उन्होंने जो ज़ाया किया है ये उनकी तनख्वाह से लेना है या कहाँ से लेना है। एक दूसरा, उन्होंने नेवी का ही यहाँ पे ये नेशनल पार्क है आपका मारगलास का, आगे ही रोते रहते हैं कि जी इसके अंदर जो है कब्जे हो गए हैं और बुला बुला बुला। तो नेवी ने कोई 1600 एकड़ जो है अपना एक गोल्फ क्लब बना दिया हुआ, और आर्गूमेंट उनके सुनने वाले थे मज़ाक़ के किस्म के कि जी सिक्योरिटी का मसला तो गोल्फ क्लब बनाना है यार भाई, और वो खवास के लिए और ख़ास क्लास के लिए आप उसको बंद कर देते हैं। अवाम का एक F9 पार्क होता है तो उसके ऊपर भी कभी कब्जे करने की सोच रहे होते हैं, अवाम के लिए बंद होते जा रहे हैं। एक ये किया, और उन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया है एयरफोर्स की तरफ भी कि ये जो आपने बड़े बड़े कॉलेज, हवा कॉलेज और सारे शादी हॉल बनाए हुए हैं, इससे पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची के अंदर फौज ने या DHA ने जो शादी हॉल बनाए हैं फैसले आ चुके हैं, और ये इस पर बिल्कुल अदालतों की सपोर्ट करनी चाहिए। मोरओवर ये मोनाल 20-25 साल से इसके अंदर जो है पैसा खाया जा रहा था। मैं ये कह दूं कि कोई नेशनल पार्क के अंदर भी कई दफ़ा गुंजाइश होती है और खाने पीने की एक होनी चाहिए खूबसूरती के लिए, मगर खराबियां दो थी जो कि हैं जिसका कि करेक्शन होनी चाहिए। एक ये कि प्रॉफिटेरिंग बहुत ज़्यादा थी कि आप गवर्नमेंट से, ये गालबन जो मोनाल है, ये जो चीफ जस्टिस साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं कामरान अफजल, कल उनके भाई हैं लुकमान अफजल साहब, और ये बड़े ही कम उसके ऊपर लीज के ऊपर, और वहाँ जो है आप जाएं किसी वक्त भी 5-5, 10-10 हज़ार बंदा एक एक दिन में आता है। एक तो प्रॉफिटेरिंग बड़ी है, प्रॉफिटेरिंग। दूसरा, आप इस तरह को चीज़ों को डेवलप करते हैं मगर एनवायरनमेंट का ख्याल किया जाता है कि वहाँ पे ये नहीं कि पार्किंग की कोई जगह नहीं है, 10-10 हज़ार गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, सड़कें बंद हैं, पौधे कट रहे हैं, वो आप उसका पूरा ख्याल करके, तो मेरा ख्याल है इसके लिए चीफ जस्टिस साहब जो है ऐसा रास्ता निकालेंगे कि एक तो ये गैर जरूरी प्रॉफिटेरिंग नहीं होगी, दूसरा ये जो मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब आप इस तरह की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, एनवायरनमेंट को खराब करके नहीं ये डेवलपमेंट हो सकती है। लास्ट एक कमेंट कर दूं कि वहाँ पहाड़ों पे हाउसिंग सोसाइटियां बनाई जा रही हैं, पहाड़ पर तबाह किए जा रहे हैं। जरा मरी साइड पे देख लें और इधर जहाँ इस्लामाबाद मुनाल से जरा ऊपर जाएं, अगलों ने हाउसिंग सोसाइटी पहाड़ उन्होंने बराबर कर दी, उस पर जरा चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है जरा नोटिस तो लें, जरा ये अगेन उनको तो गिरवाएं जरा जो हाउसिंग सोसाइटी पहाड़ों पर बना दी गई है। जी अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स है जिन पे बात करनी जरूरी थी, कोशिश की है जितने कवर कर सकें। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।